नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका एक और नए लाइव सेशन में। कैसे हैं आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, जय श्री राम, राधे राधे। और आइए चर्चा करते हैं आज के इस सेशन में। हम एक बहुत ही सुंदर सा टॉपिक है, आपकी रीट मुख्य परीक्षा, जो बच्चे एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं। भारतीय संविधान के अंदर उद्देशिका और मूल अधिकार, इन दो टॉपिकों की आज चर्चा हम करने वाले हैं। उद्देशिका और मूल अधिकार, नीति निर्देशक तत्व और मूल कर्तव्यों की चर्चा हम कल जो है वो करेंगे। तो आइए करते हैं शुरुआत आज के सेशन की। कैसे हैं इंडियन आर्मी? गौतम, जय हिंद, जय भारत। नीरू मीना जी, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? जितेंद्र, स्वागत आपका। ज्योति जी, स्वागत आपका। खुशबू, सुनील कुमार जी, अशोक जी एंड जयनेश जी एंड करण, सोमवीर, स्वागत आपका। कैसे हैं आप? महिपाल पटेल, स्वागत आपका। कैसे हैं? मीनाक्षी शर्मा, नगेंद्र सिंह चौहान, कुलदीप बिश्नोई, दिनेश, सुल्तान, बहुत दिनों के बाद आए हो भाई सुल्तान, क्या बात है, बहुत दिनों के बाद स्वागत। प्रमोद, दयाली कुमारी, इंदु एंड मानू चौधरी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। अगर आप तैयारी कर रहे हैं रीट मुख्य परीक्षा की तो ये सेशन आपके लिए है। अगर आप एसएसटी से तैयारी कर रहे हैं तो आइए चर्चा करते हैं। भारतीय संविधान का ये सेकंड टॉपिक है और एसएसटी का आपका टॉपिक नंबर है ये 23, यानी 23 नंबर ये जो है वो सेशन है। इससे पहले हम 22 सेशन जो है वो कर चुके हैं। उन 22 सेशनों में हमने जो है भारतीय अर्थव्यवस्था के सारे टॉपिक करे हैं, प्लस भारतीय संविधान का एक टॉपिक हमने जो है वो कर लिया है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। कल हमने भारतीय संविधान के निर्माण की चर्चा की थी, उसमें एक बिंदु हमारे से छूट गया था, उसकी चर्चा यहां पर कर लेते हैं कि भारतीय जो संविधान है इसके अंदर जो है वो बहुत सारी चीजें हमने अन्य देशों से ली। जैसे आयरलैंड के संविधान से राज्य के नीति निर्देशक तत्व लिए हमने, ब्रिटिश संविधान से हमने संवैधानिक मत का अधिकार, चुनाव जीत का फैसला होगा, सरकार के संसदीय स्वरूप, कानून के शासन का विचार, विधायिका के अध्यक्ष का पद और कानून निर्माण की विधि, ये जो चीजें हैं ये हमने कहां से ली? ब्रिटिश संविधान से ली। और फ्रांस के संविधान से हमने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का सिद्धांत लिया। कनाडा के संविधान से हमने अर्ध संघात्मक सरकार का स्वरूप, अवशिष्ट शक्तियों का सिद्धांत हमने कनाडा के संविधान से लिया। और अमेरिका के संविधान से हमने मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, शक्ति और न्यायपालिका की स्वतंत्रता हमने जो है वो अमेरिका के संविधान से ली। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगी, इस पीडीएफ में आपको ये सारी चीजें जो है प्राप्त हो जाएगी। अब आज के टॉपिक की जो है वो अपन चर्चा करते हैं। हो सकता है कि ये पीडीएफ आपको थोड़ी सी जो है वो कम दिख रही हो, ये एनसीईआरटी का ही एक स्क्रीनशॉट है जो आपको मैंने दिया है। एनसीईआरटी की बुक में ये जो है स्क्रीनशॉट यानी पिक्चर दी हुई थी। अब बात करते हैं भारतीय संविधान के अंदर भारतीय संविधान की उद्देशिका। उद्देशिका को ही हम क्या कहते हैं? प्रस्तावना कहते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना कह लीजिए या उद्देशिका कह लीजिए, बात एक ही है। लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि संविधान में किस शब्द का प्रयोग किया गया है, प्रस्तावना का प्रयोग किया गया है या उद्देशिका का प्रयोग किया गया है, तो संविधान में प्रस्तावना शब्द का कोई जिक्र नहीं है। संविधान में तो उद्देशिका शब्द का ही जो है जिक्र किया गया है। तो हम आज चर्चा करने वाले हैं भारत के संविधान की उद्देशिका। जैसे आप कोई भी पुस्तक पढ़ते हो, कोई भी आप पुस्तक पढ़ते हो, आपने कोई भी XYZ गाइड खरीद रखी है या आप कोई भी एनसीईआरटी की पुस्तक पढ़ते हो, आरबीएससी की पुस्तक पढ़ते हो, उस पुस्तक के प्रारंभ में एक विवरणिका दी होती है और उस विवरणिका में यह होता है कि इस पुस्तक में क्या है, उसका एक संक्षिप्त विवरण होता है। ये जो पुस्तक है, इस पुस्तक में क्या है उसका संक्षिप्त विवरण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? उद्देशिका या प्रस्तावना कह सकते हैं। देखो, जितने टॉपिक आपको मैं यहां बिना लिखे करवा रहा हूं, यानी जितने यहां पर प्रिंटेड होंगे उन सबकी प्रिंटेड फाइल एक साथ मिल जाएगी आपको। अनवर अली चूरू से बहुत बहुत स्वागत आपका। कैसे हैं?
रिया तोमर, मीरा मीना, आपका भी स्वागत। कोई बात नहीं है नगेंद्र जी, जैसे आपको समय मिले आप वैसे सेशन जो है देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। कोई जरूर नहीं है कि लाइव ही देखे। पिंकू कैसे हैं आप, और अमित जी आपका भी बहुत बहुत स्वागत। ये जो पिक्चर है ये भी एनसीईआरटी से ही ली गई, थोड़ा सा मैं पढ़ के सुना देता हूं, बाकी तो सारा आपको पीडीएफ में मिल ही जाएगा। भारत के संविधान की उद्देशिका, पहला जो शब्द है वो यही है, भारत का संविधान और उद्देशिका। याद रखना, भारत के संविधान में प्रस्तावना शब्द नहीं है, यानी हम उद्देशिका को प्रस्तावना भी कह सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा जाए कि क्या संविधान में प्रस्तावना शब्द लिखा है, नहीं, वहां पर उद्देशिका ही शब्द लिखा है। और क्या लिखा है उद्देशिका में, कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी वसंत 2006 विक्रमी को अद्वैत द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, यानी खुद को खुद ही समर्पित करते हैं। ठीक है, ये है हमारे संविधान की उद्देशिका। ये क्या है, इनकी पीडीएफ मिल जाएगी आपको। ये है क्या, हमारे संविधान की उद्देशिका है। अब एनसीईआरटी में थोड़ा शॉर्ट दिया हुआ था, हमने आधार जो माना है, बेस जो माना है वो एनसीईआरटी माना है, और इसमें कुछ शब्दों का जो है वो विवरण भी दिया गया है, जैसे कि हम भारत के लोग भारत को, भारत के संविधान निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने उन्हें दिया है ना। ये अर्थ है किस शब्द का, हम भारत के लोग शब्द का ये अर्थ है। दूसरा शब्द आया है प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या अर्थ है, कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले में फैसला लेने का अधिकार है। कोई भी बाहरी शक्ति, जैसे भारत कोई डिसीजन लेना चाहता है अपने देशवासियों के लिए, तो वो किसी दूसरे देश के दबाव में नहीं है, वो स्वतंत्र होकर डिसीजन ले सकता है। ये होता है प्रभुत्व संपन्न। फिर आता है समाजवादी शब्द। समाजवादी शब्द का अर्थ है कि समाज में संपदा सामूहिक रूप से पैदा होती है और समाज का इस पर सभी लोगों का अधिकार है। समाजवाद क्या कहता है, कि इस पर सभी लोगों का अधिकार है ना। उसको बंटवारा समानता के साथ होना चाहिए। सरकार जमीन और उद्योग धंधों की हकदारी से जुड़े कायदे कानून इस तरह बनाए कि समाजवादी आर्थिक असमानताएं कम हो, यानी भारत के भौतिक जो भी क्षेत्र हैं उन पर सारे देश के जनता का समान अधिकार है। ठीक है, ये बात इसमें कहेगी। ये सारे शब्दों को हम आगे और विस्तार से समझेंगे। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं और चर्चा करते हैं भारतीय संविधान की उद्देशिका का। भारतीय संविधान की उद्देशिका या प्रस्तावना, लेकिन संविधान में शब्द क्या है, उद्देशिका है। ये बात आप याद रखना। प्रत्येक अधिनियम के प्रारंभ में एक उद्देशिका होती है और उद्देशिका में उन उद्देश्यों का उल्लेख किया जाता है जिनकी प्राप्ति के लिए उस अधिनियम को पारित किया गया है। यानी जब भी कोई विवरण दिया जाता है, जब भी कोई नया अधिनियम आता है, या जब भी कोई नई बुक आती है, या जब भी कोई विस्तृत डाटा दिया जाता है, तो उस डाटा का एक शॉर्ट जो है वो जानकारी दी जाती है। जैसे आप मूवी देखते हो तो मूवी से पहले नहीं आता है कि ये घटना, जो ये कहानी काल्पनिक है और इसका किसी भी जीवित व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है, इस तरीके की सूचना दी जाती है। इसी प्रकार संविधान है, तो संविधान है तो संविधान के अंदर हम क्या क्या करने वाले हैं या संविधान में क्या क्या है, उसका एक शॉर्ट जो रूप है, एक संक्षिप्त रूप जो है, उसका जो सार है, वो क्या होती है, उद्देशिका होती है।
वो क्या होती है? उद्देशिका होती है। ठीक है, तो देखिए, विश्व में सर्वश्रेष्ठ मानी जाने वाली भारतीय संविधान की उद्देशिका ऑस्ट्रेलिया संविधान से प्रभावी है। पहला मोस्ट क्वेश्चन कि भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, भारत के संविधान की जो उद्देशिका है, भारत के संविधान की जो प्रस्तावना है, वो किस देश से प्रभावित है या किस देश के संविधान से हमने ली है? तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से हमने जो है वो इसको लिया है। ठीक है, और उद्देशिका संविधान का क्या होती है? सार होती है, जो संविधान के उद्देश्य और संविधान के दर्शन को प्रदर्शित करती है। उद्देशिका को प्रस्तावना भी कह सकते हैं, लेकिन संविधान में उद्देशिका शब्द का जिक्र किया गया है, प्रस्तावना शब्द का जिक्र संविधान में कहीं पर भी नहीं किया गया है। ये बात आप याद रख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके स्क्रीन पर। भारतीय संविधान की उद्देशिका जो मैंने आपको शुरू में पढ़ के सुनाई है, वो फिर से हमने यहां पर बड़े अक्षरों में लिखी है, ताकि आपको ध्यान रहे कि भारत की संविधान की उद्देशिका में क्या लिखा है। इसको आप पढ़ लेना, इसको दोबारा पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेशन की शुरुआत में ही मैंने आपको भारतीय संविधान की उद्देशिका को जो है वो सुना दिया है, और बाकी आपको पीडीएफ मिलेगी ही, आप पीडीएफ में जो है वो पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए, भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है या जो भारतीय संविधान की उद्देशिका है, उसकी विस्तार से अपन चर्चा करते हैं। वैसे तो एक पेज का ही है उद्देशिका, आपको मैंने बता दिया, एक ही पेज का है। अगर आप सेल्फ स्टडी करें तो चाहे उद्देशिका को आप 2 मिनट में पढ़ के खत्म कर सकते हैं, लेकिन चूंकि हम एग्जाम के दृष्टिकोण से पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा इसको टॉपिक को डिटेल में हम समझने का प्रयास जो है वो यहां पर करने वाले हैं, और हम इस तरीके से इस टॉपिक को करने वाले हैं कि यहां से पढ़ने के बाद आपको कोई गाइड की या किसी अदर बुक की जरूरत ना पड़े, और आपका कंप्लीट टॉपिक जो है वो यहां से ही कवर हो जाए। तो आइए चर्चा करते हैं कि संविधान के लिए उद्देशिका होना जरूरी नहीं है। कोई जरूरी नहीं है कि संविधान में उद्देशिका हो, लेकिन ज्यादातर जो लिखित संविधान होता है उसमें उद्देशिका या प्रस्तावना लिखी होती है। जो अलिखित संविधान होता है उसमें कोई प्रस्तावना नहीं होती है। जैसे इंग्लैंड जो है वो उनका संविधान मौखिक है, कोई उनका लिखित संविधान नहीं है, तो उनकी कोई प्रस्तावना भी नहीं है, उनकी कोई प्रस्तावना भी नहीं है। समझने के लिए हम उद्देशिका को 5 भागों में बांट सकते हैं। उद्देशिका को हम 5 भागों में 5 पॉइंटों में डिवाइड कर सकते हैं, ताकि उद्देशिका को हम और बेहतर तरीके से समझ सके। पहला है, संविधान का स्रोत क्या है, यानी संविधान हम सबसे ऊपर देखिए, भारत के लोगों के लिए जिस तरीके से तिरंगा है, तिरंगा हम कितने सम्मान से, अभी जब हम 15 अगस्त आई थी तो हमने अपने घरों पर तिरंगा झंडा लहराया था, तो मुझे नहीं लगता कि किसी भी देश के कोने में तिरंगे के प्रति किसी भी व्यक्ति के मन में थोड़ा सा भी अपमान था, नहीं था ना। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सब लोगों ने बड़े गर्व के साथ, मैं जहां रहता हूं हमारे यहां हर जाति के लोग रहते हैं, मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, सब तरीके के लोग हैं, लेकिन सबके घर पर झंडा लगा हुआ था, और वो भी सबसे ऊंचे जगह पे लगा हुआ था। ऐसे नहीं कि झंडा ऐसे गेट के लटका दिया, नहीं, सबसे घर की जो सबसे ऊंची जगह है, चाहे घर छोटा है तो छोटे घर है, तो जैसे भाई जिसका जैसा घर है, मान लो किसी के डबल मंजिल घर है तो डबल मंजिल पे सबसे ऊपर, किसी का सिंगल मंजिल है तो सिंगल मंजिल पर जो सबसे ऊंचा कोना था घर का, उस कोने पे झंडा लगा, और सबने बड़े सम्मान के साथ झंडे को जो है वो अपने घर पर जो है सजाया। उसी तरीके से तिरंगे झंडे के बाद भारत के अंदर जो 2 नंबर पर सबसे बड़ी चीज आती है, वो आती है संविधान। तिरंगे झंडे के बाद भारत में सबसे ज्यादा जो हम सम्मान करते हैं, सबसे ज्यादा जिसको इज्जत देते हैं, वो क्या है? भारत का संविधान।
चाहे आप किसी भी मजहब से, किसी भी धर्म से, किसी भी समुदाय से, किसी भी विचारधारा से संबंध क्यों ना रखते हो, लेकिन तिरंगे और संविधान के लिए आपके मन में 1% भी कोई मतभेद नहीं है। पूरे भारतवासी बड़े सम्मान से संविधान का पालन करते हैं, उनके द्वारा दी गई शक्तियों का पालन करते हैं, उन संविधान की हर एक चीज को फॉलो करते हैं। तो संविधान का स्रोत क्या है, पहला टॉपिक हम ये पढ़ेंगे। दूसरा है संविधान की शासन प्रणाली क्या है, यानी भारत की शासन प्रणाली क्या है, देश की शासन प्रणाली क्या है। इसके बाद नागरिकों के अधिकार दिए गए हैं इसमें, फिर चौथा है नागरिकों के कर्तव्य, और फिर आता है संविधान स्वीकारने की तारीख। ये 5 पॉइंटों में हमने प्रस्तावना को, हमने उद्देशिका को विभाजित किया है ताकि हम इसको और बेहतर तरीके से समझ सके, हमने प्रस्तावना को समझने के दृष्टिकोण से 5 भागों में डिवाइड किया। सबसे पहले आता है संविधान का स्रोत क्या है। जो सबसे पहली लाइन लिखी है ना आपके उद्देशिका में कि हम भारत के लोग इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं, ये जो लाइन लिखी है संविधान में, संविधान का स्रोत से मतलब है जहां से संविधान को शक्ति मिलेगी, जो संविधान को सर्वोपरि बनाएगा। कौन बनाएगा? संविधान की शक्ति किस में है? जनता में है। संविधान को सर्वोपरि कौन बनाता है? हम, आप, हम सब लोग बनाते हैं। तो पदावली से यह स्पष्ट है कि भारतीय संविधान का स्रोत भारत की जनता है और भारतीय जनता ने अपने संप्रभु इच्छा को इस संविधान के माध्यम से व्यक्त किया है। यानी हम सब लोगों ने संविधान को अपनाया है, इसी में संविधान की शक्ति है। ठीक है, पहला टॉपिक। दूसरा, इसका तात्पर्य यह है कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों की सभा द्वारा संविधान का निर्माण किया गया। हालांकि वास्तविक रूप में जनता ने प्रतिनिधित्व नहीं किया था, जो संविधान सभा थी उसका प्रतिनिधित्व जनता ने नहीं किया था ना, हमने कल संविधान निर्माण में पढ़ा था। लेकिन हम भारतीयों ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, हमने इसको मान लिया है। इसको आप ऐसे समझिए, देखो आगे थोड़ा सा पढ़ लो पहले। कुछ लोग इस बात से सहमत नहीं हैं क्योंकि संविधान निर्मात्री सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव जनता के वयस्क मताधिकार से नहीं किया गया और 1947 की संविधान सभा के सभी प्रतिनिधियों को जनता का समर्थन नहीं प्राप्त था। इसी बात को लेकर केहर सिंह नामक एक व्यक्ति ने भारत सरकार पर केस करा। यानी सुप्रीम कोर्ट में यह विवाद चला कि भारत के संविधान को हम जनता का संविधान नहीं कह सकते हैं क्योंकि जनता के प्रतिनिधियों ने उसको नहीं बनाया था। लेकिन कोर्ट ने इसकी अर्जी को खारिज कर दिया कि नहीं, जब पूरे देश के लोगों ने संविधान को एक्सेप्ट कर लिया है, उन्होंने मान लिया है कि हम इस संविधान को स्वीकार कर चुके हैं, हमें इस संविधान पर पूर्ण विश्वास है, हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा लिखे गए संविधान को नतमस्तकता के साथ, सम्मान के साथ स्वीकार करते हैं। तो तुम्हारी इस जो है वो अर्जी को हम खारिज करते हैं और केहर सिंह की अर्जी को जो है वो क्या कर दिया गया? खारिज कर दिया गया। ठीक है, लेकिन अगर तथ्यों पर जाते हैं तो वास्तव में यह बात सत्य भी है क्योंकि जो संविधान निर्मात्री सभा थी वो जनता द्वारा नहीं चुनी गई थी। लेकिन चूंकि भारत के संपूर्ण जनसंख्या ने उसको स्वीकार कर लिया है, इसीलिए किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उस परिस्थिति में जब भारत का विभाजन हो रहा था, भारत की स्वतंत्रता मिल रही थी, उस परिस्थिति में इतना संभव नहीं था कि हम चुनाव के द्वारा संविधान निर्मात्री सभा का गठन करें। ये बात हम 200 वर्षों की गुलामी सहे हुए भारतीय लोग अच्छी तरह से जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। संविधान निर्मात्री सभा की स्थापना ब्रिटिश संसद के एक अधिनियम द्वारा की गई थी, इसलिए यह संप्रभु संस्था नहीं कही जा सकती। यह तथ्य लिखा है इसमें और यह तथ्य सत्य भी है, इसमें कोई बात नहीं है।
नहीं कहा जा सकता। सैद्धांतिक दृष्टि से यह बात जो है वो सही है अगर सिद्धांतों के अकॉर्डिंग माने तो, लेकिन व्यवस्था में भारत की जनता ने, लेकिन व्यवहार में भारत की जनता ने दिखा दिया कि सारी शक्ति देशवासियों के हाथों में है। 1950 के बाद बने कानून और किए गए संवैधानिक सुधार यह दिखाते हैं कि जनता द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि ही देश का शासन चलाते हैं। तो हालांकि सैद्धांतिक तौर पर तो हमारा संविधान निर्वाचित सदस्यों द्वारा नहीं बना है, लेकिन हमने व्यवहारिक रूप से इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो किसी भी देशवासी को इसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। सैद्धांतिक और वास्तविक क्या है? सैद्धांतिक क्या होता है? सैद्धांतिक होता है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, यह सिद्धांत कहता है। यह सिद्धांत कहता है कि हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन हम अपने प्रैक्टिकल जीवन में कभी किसी व्यक्ति का फायदा करने के लिए, किसी व्यक्ति की रक्षा के लिए या अपने परिवार की भलाई के लिए कुछ ऐसी परिस्थितियां आ जाती है कि जब हम किसी के फायदे के लिए झूठ बोल जाते हैं, लेकिन उससे किसी का फायदा हो रहा है। सैद्धांतिक रूप तो यह कहता है कि नहीं, झूठ झूठ है, हमें सदा सत्य बोलना चाहिए, लेकिन व्यवहारिक रूप में हमें जीवन में कभी कभी झूठ बोलना पड़ता है। इसे कहते हैं सैद्धांतिक। सैद्धांतिक यानी थ्योरेटिकल। थ्योरेटिकल तो अगर रूल के अकॉर्डिंग चले तब तो संविधान क्या नहीं है, संप्रभु संस्था नहीं है। और अगर प्रैक्टिकल देखें तो हमने मान लिया है इसको कि ये ठीक है, जैसे भी है हम इसको स्वीकार करते हैं, हमने इसको एक्सेप्ट कर लिया। जैसे इसको ऐसे समझिए कि पुराने जमाने में क्या अभी भी अरेंज मैरिज होती है। अरेंज मैरिज जानते हो आप? एक होती है लव मैरिज जिसमें पहले प्यार होता है, इकरार होता है, इजहार होता है, झगड़ा होता है, ये सब होते हैं और फिर जो है वो शादी हो जाती है। इस तरीके के विवाह को लव मैरिज कहा जाता है। अरेंज मैरिज होती है जिसमें घर के दादाजी जाते हैं और रिश्ता तय करके आते हैं, लड़की लड़कियों का आपस में कोई कांटेक्ट नहीं होता है और फिर उनका विवाह हो जाता है और विवाह के बाद प्यार हो जाता है और दोनों एक दूसरे के साथ एक जन्म नहीं 7 जन्म रहने के लिए राजी हो जाते हैं कि भैया चाहे मेरे दादाजी ने रिश्तो करियो, चाहे आपा ने ब्याह पहली प्यार को नहीं हो, लेकिन ब्याह बाद में आपा ने बहुत सारो प्यार है और मैं तेरे बिना जी कौन सकूं और तू मेरे बिना कौन जी सके। तो भारत का संविधान की जो उद्देशिका है या भारत का जो संविधान है वो क्या है? अरेंज मैरिज है। इसको आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत का संविधान क्या है? अरेंज मैरिज है। यानी भारत के जो लोग थे, जो सामान्य लोग थे, उन्होंने संविधान निर्मात्री सभा का चयन नहीं किया था, लेकिन अब जब संविधान बन गया तो हमने उसको बड़े ही मन से एक्सेप्ट कर लिया है और हमने उसको स्वीकार कर लिया है। हमें उससे कोई शिकायत नहीं है, हम बड़े खुशी खुशी इस संविधान से जी रहे हैं, इस संविधान के साथ अपना विकास कर रहे हैं। आई समझ में बात आपको? अब तो बात समझ में आ गई आपको। तो संविधान क्या है? अरेंज मैरिज है, ठीक है। और अगर संविधान लव मैरिज होता तो क्या होता? पहले पूरे देश में चुनाव होते कि एक संविधान निर्मात्री सभा बनाई जा रही है, यानी एक संविधान निर्मात्री संगठन बनाया जा रहा है, एक समिति गठित की जा रही है और उसके प्रतिनिधि 10 लाख पर एक व्यक्ति को चुना जाएगा। जैसे अपने सांसद चुने जाते हैं ना, वैसे 10 लाख लोगों पर एक व्यक्ति कैंडिडेट होता, अलग अलग पार्टियों के कैंडिडेट खड़े होते, फिर हम चुनाव करते, चुनाव के बाद उसमें से व्यक्ति जीतते और जो व्यक्ति जीत के जाते वो फिर संविधान का निर्माण करते। जो व्यक्ति जीत के जाते हमारे चुनाव के द्वारा वो फिर संविधान का निर्माण करते, तो ये लव मैरिज कहलाता। तो क्या कहलाता? ये लव मैरिज कहलाता। ठीक है, अब तो समझ में आ गया। अब देखिए नेक्स्ट चलते हैं। दूसरी आती है देश की शासन प्रणाली। शासन प्रणाली को कैसे समझेंगे? उद्देशिका के अनुसार भारत की शासन प्रणाली इन 5 सिद्धांतों को जरूर सुनिश्चित करती है। कौन कौन से सिद्धांत है? एक तो प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र। प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का क्या अर्थ है? हम अपने डिसीजन खुद लेते हैं,
हमारा देश अपने डिसीजन खुद लेता है। उस देश भारत को क्या करना है, किस देश के साथ उसको अच्छे संबंध रखने हैं, किस देश के साथ उसकी दुश्मनी है, या अपने देश में वो क्या करना चाहता है, इसके लिए उसको किसी दूसरे देश पे डिपेंड रहने की जरूरत नहीं है। संप्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का अर्थ है बिल्कुल आजाद, जो अपने डिसीजन खुद लेता है। ठीक है, प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र का यह अर्थ है कि भारत आंतरिक या बाह्य दृष्टि से किसी भी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है। नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है समाजवादी विचारधारा। इसका अर्थ है कि विश्व में मुख्यतः दो विचारधाराओं पर देशों का प्रशासन चलता है, एक है साम्यवादी और दूसरी है पूंजीवादी। मैंने आपको जब भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ाया था तो मैंने बताया था साम्यवादी और दूसरी है पूंजीवादी। यानी जितने भी विश्व के देश हैं वो दो तरीकों से संचालित किए जा सकते हैं। वहां पर दो तरीके की जो है व्यवस्था हो सकती है प्रशासन की, पूंजीवादी व्यवस्था हो सकती है या फिर साम्यवादी हो सकती है। साम्यवादी जो व्यवस्था होती है उसमें जनता को ध्यान में रखा जाता है और जनता के हितों को ही सर्वोपरि माना जाता है। जो व्यापारी वर्ग है उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखा जाता। जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है उसमें उद्योगपतियों का ज्यादा ध्यान रखा जाता है, सामान्य जनता का ध्यान कम रखा जाता है। लेकिन हम भारत के लोगों ने ना ही तो साम्यवादी को अपनाया ना ही पूंजीवादी को अपनाया, हमने इनकी मिक्स को अपनाया। हमने किसको अपनाया? हमने इन दोनों को मिलाकर समाजवादी विचारधारा को अपनाया, जिसमें थोड़ा फायदा पूंजीपतियों का भी होगा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का भी होगा, पूंजीवादियों का भी होगा और सामान्य जनता का भी फायदा होगा। दोनों को हमने मिक्स करके जो है वो एक नई अर्थव्यवस्था को डेवलपमेंट किया, जिसे समाजवादी अर्थव्यवस्था कहा या समाजवादी विचारधारा कहा जाता है। हालांकि संविधान में समाजवाद शब्द जो है वो नहीं लिखा हुआ था। हमारा जो मूल संविधान है उसमें समाजवाद शब्द नहीं लिखा हुआ है। इसको जोड़ा गया था कब? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान में समाजवाद शब्द कब जुड़ा? भारत के संविधान में समाजवाद शब्द कब जुड़ा? तो आप बताएंगे कि जी 1976 में 42वें संविधान संशोधन में जुड़ा। नेक्स्ट आता है पथ निरपेक्ष क्या होता है? पथ निरपेक्षता क्या होती है? पथ निरपेक्ष अर्थात भारत का कोई धर्म नहीं है। जैसे आप कहोगे पाकिस्तान, जैसे आप कहोगे नेपाल, तो आपके दिमाग में आएगा कि नेपाल एक हिंदू राष्ट्र है और पाकिस्तान एक मुस्लिम राष्ट्र है। अर्थात पाकिस्तान देश का भी एक धर्म है और पाकिस्तान देश का क्या धर्म है? मुस्लिम धर्म है। और नेपाल देश का भी एक धर्म है, क्या धर्म है? हिंदू धर्म है। लेकिन जब आप भारत की चर्चा करेंगे तो भारत का कोई धर्म नहीं है, भारत का कोई धर्म नहीं है, अर्थात ये पथ निरपेक्ष है। इसमें सभी धर्मों के लोगों का समाहित किया गया है। भारत का कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। संविधान के अंदर पथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष शब्द का उल्लेख नहीं है, लेकिन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 25 से अनुच्छेद 28 तक धार्मिक स्वतंत्रता के रूप में मूल अधिकारों को उल्लेखित किया गया है। नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है लोकतंत्रात्मक राष्ट्र अर्थात डेमोक्रेसी। तो भारतीय लोकतंत्रात्मक राष्ट्र, भारत लोकतंत्रात्मक राष्ट्र है, यानी एक डेमोक्रेसी कंट्री है ये, जिसमें देश को चलाने के लिए सभी निर्णय देश की जनता करती है। आज आपके मन में आ जाए कि हमें प्रधानमंत्री बदलना है, तो अभी 2024 के चुनाव में आप क्या कर सकते हो? प्रधानमंत्री बदल सकते हो। आपके मन में आ जाए कि हमें यह मुख्यमंत्री अच्छा नहीं लगता है, हमें मुख्यमंत्री बदलना है, आप एक चुटकी बजाकर एक दिन में मुख्यमंत्री को बदल सकते हो।
आपको नहीं लगता कि आपका जो वर्तमान आपके नगर पालिका का अध्यक्ष है या आपका जो एमएलए है वो आपकी बातों की सुनवाई कर रहा है, आपको लगता है कि आपके लोकल जो राजनेता है वो अच्छे नहीं हैं, आप एक चुटकी में उनको बदल सकते हो। भारत में सबसे ज्यादा शक्तिशाली भारत की आम जनता है, लेकिन वो कितने दिन के लिए है? वो एक दिन के लिए है, एक दिन के लिए। जिस दिन चुनाव होता है ना, उस दिन आप शक्तिशाली हो, बाद में आप शक्तिहीन हो सकते हो, है ना। ये सैद्धांतिक है। सैद्धांतिक क्या है कि भारत में सर्वशक्तिशाली भारत की जनता है। एक बच्चा पूछ रहा ना सर सैद्धांतिक क्या है, तो ये सैद्धांतिक है कि भारत में सबसे शक्तिशाली भारत की जनता है, जो प्रधानमंत्री से लेकर और वार्ड पंच तक को चुनती है। लेकिन व्यवहारिक क्या है कि एक दिन के लिए शक्तिशाली है और बाकी दिन वो शक्तिहीन हो जाती है। साम्यवादी है। साम्यवादी हमारे यहाँ सरकार है नहीं, साम्यवादी सरकारें जो है वो रूस वगैरह में है, तो उनके बारे में चर्चा करने का कोई फायदा नहीं है क्योंकि वो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसलिए हम चर्चा नहीं कर रहे। अब्राहम लिंकन ने कहा कि बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल, अर्थात लोगों का, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चलता शासन ही क्या कहलाता है? डेमोक्रेसी कहलाता है। नेक्स्ट शब्द आता है गणराज्य देश, अर्थात रिपब्लिक। गणराज्य में जनता सर्वोपरि शासक होती है, जहां किसी वंशानुक्रम परिवार या वंश का शासन नहीं होता है। अभी हाल ही में आपने 2-3 दिन में एक न्यूज सुनी है कि ब्रिटेन यानी इंग्लैंड की जो महारानी है ब्रिटेन की, उनकी मृत्यु हो चुकी है ना। अब उनका बेटा जो है वो इंग्लैंड का क्या बनेगा? राजा बनेगा, है ना। अभी आपने हाल ही में न्यूज चैनल पर यह खबर सुनी होगी। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, भारत में हमारे यहां ऐसा नहीं है, क्योंकि हमारा देश रिपब्लिक है। यहां पर जातिगत जो है वो नेता नहीं बनते हैं। अब आप कहोगे कि सर ऐसा तो आप झूठ कह रहे हैं, हमने तो देखा है कि पहले महात्मा गांधी, फिर इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, ये कितने थे। लेकिन आप एक बात देखो कि सब एक परिवार के हैं, लेकिन सब वोट से चुने गए हैं। सबका चयन किससे हुआ है? चुनाव से हुआ है। और जहां पर चुनाव जनता करती है, कौन करती है चुनाव? चुनाव का कार्य किसका है? जनता का है। तो हम ये नहीं कह सकते कि एक परिवार के 5 लोग हमारे यहां राजनीति में हैं तो हमारा देश भी क्या है? गणराज्य नहीं है। नहीं, हमारा देश गणराज्य है, क्योंकि यहां पर वंशानुक्रम के आधार पर या वंश के आधार पर शासक नहीं बनता है। जैसे पहले क्या होता था, राजा, राजा की मृत्यु के बाद बेटा, बेटे की मृत्यु के बाद उसका बेटा, उसके बेटे की मृत्यु के बाद उसका बेटा। ये होती है वंश परंपरा। हमारे यहां ऐसा नहीं है। तो हमारा देश क्या है? गणराज्य देश है। गणराज्य में जनता देश की प्रमुख को निश्चित समय के लिए चुनती है, जैसे हमारे यहाँ 5 वर्षों के लिए चुना जाता है। इसके बाद आता है नागरिकों के अधिकार। हमारे संविधान की उद्देशिका में नागरिकों को भी अधिकार दिया गया है। कौन कौन से अधिकार दिए गए हैं नागरिकों को? न्याय का अधिकार दिया गया है संविधान के अंदर। देश के नागरिकों और रहवासी यानी यहाँ के निवासियों दोनों को ही, नागरिक तो वो होते हैं जो देश की नागरिकता होती है, यानी जिनका जन्म देश में हुआ वो तो नागरिक हो गए। अब मान लो हमारे देश में बहुत सारे दूसरे देश के भी तो लोग रहते हैं, पर्यटक भी ये तो आते हैं, तो पर्यटकों की मान लो यहाँ पर कोई बात हो जाए, झगड़ा हो जाए, चोरी हो जाए उनके सामान की, तो उनको भी तो कुछ ना कुछ अधिकार है ना। तो न्याय का अधिकार सबको है, चाहे वो भारत का व्यक्ति हो, चाहे वो किसी दूसरे देश का हो। लेकिन प्रस्तावना में सिर्फ 3 ही का उल्लेख किया गया है। पहला है सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस क्या कहता है कि चाहे आप किसी धर्म, जाति, लिंग के क्यों ना हो, आपको सबको समान जो है वो कानूनी अधिकार है। आपको समान क्या है? कानूनी अधिकार है। आपको क्या है? समान कानूनी अधिकार है। सभी जाति, धर्म, वर्ग के देशवासियों को समान अधिकार दिए जाएंगे। अनुच्छेद 15 और 16 में उल्लेख है कि भारत किसी नागरिक के विरुद्ध धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान या इसमें से किसी आधार पर कोई विभेद नहीं करता है।
यानी जब आप कोर्ट में जाते हो, अदालत में जाते हो, तो आप किस धर्म के हो, किस जाति के हो, इस बात को लेकर आपके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। आप स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में नाम लिखाने जाओ, आपसे ये पूछा जाता है कि आप मुस्लिम हो तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा, आप हिंदू हो तो आपके बच्चे का एडमिशन नहीं होगा। नहीं, हमारे यहाँ इस तरीके का कोई जो है वो रूल नहीं है। यानी हमारे यहाँ कानूनी रूप में सबको समान माना गया है, कानूनी रूप में हमें समान माना गया है। संविधान के भाग 3 में लिखित अनुच्छेद 14 से 18 मूल अधिकारों के रूप में सामाजिक न्याय को सुनिश्चित करते हैं। आर्थिक न्याय, इकोनॉमिक्स जस्टिस, यानी भारत में धर्म, जाति, लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं किया जाता है कि मान लो हम तो केवल हिंदू लोगों को नौकरी देंगे या हम तो केवल मुस्लिम लोगों को नौकरी देंगे, इस प्रकार की भी बात नहीं है। जैसे कि न्यूनतम आय, संपत्ति सुनिश्चित करेगा जिससे व्यक्ति अपने मूल आवश्यकताएं जैसे अन्न, कपड़ा और मकान पूर्ण कर सके। इसके बाद आता है राजनीतिक न्याय। तो राजनीति में भी मान लो आप नेता बनना चाहो तो यह आपके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आप किस जाति, धर्म, लिंग के हो। अस्पृश्यता शब्द जो है उसका उल्लेख दिया गया है और उसमें यह कहा गया है कि हमारे देश में किसी भी प्रकार की छुआछूत नहीं, उसकी चर्चा भी हम कर लेंगे। राजनीतिक न्याय का अर्थ है कि सभी नागरिकों को समान राजनीतिक अधिकार मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद आता है दूसरा अधिकार, आता है स्वतंत्रता का अधिकार। दूसरा कौन सा आता है? स्वतंत्रता का अधिकार। उद्देशिका में सिर्फ 5 स्वतंत्रता का उल्लेख किया है। कौन कौन सी? विचार यानी बोलने की स्वतंत्रता, अपने कुछ भी विचारने और मानसिक क्षमता बढ़ाने की स्वतंत्रता दी गई है भारतीयों को। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है, भावना को अभिव्यक्त करना अनुच्छेद 19 में। विश्वास, किसी भी धर्म समूह व्यक्ति पर विश्वास करने की स्वतंत्रता है। धर्म की स्वतंत्रता है, आज मान लीजिए कोई हिंदू है, कल वो मुस्लिम बन सकता है, कोई मुस्लिम है वो हिंदू बन सकता है, लेकिन अपनी मर्जी से। आप भारत में रहकर किसी भी धर्म, जाति को अपना सकते हैं, आप पर कोई जो है वो प्रतिबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप जो है वो आपको कोई जबरदस्ती आपका धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता है ना। आपका कोई जबरदस्ती आप तो चाहते हो कि मैं हिंदू रहूं और कोई आपको कहे कि नहीं तुम जो है वो सिख बन जाओ या तुम ईसाई बन जाओ, तो ऐसा आपके साथ नहीं होगा भारत में। हाँ, आप अपनी मर्जी से कुछ भी धर्म अपना सकते हो। अनुच्छेद 25 ये बात आपको कहता है। कौन कहता है? अनुच्छेद 25 कहता है ये बात। उपासना का अधिकार है, आप धर्म या विश्वास को अपने तरीके से पालन कर सकते हो, ये संविधान में अधिकार है। तीसरा जो अधिकार दिया गया है वो है समता का अधिकार, अर्थात प्रतिष्ठा प्राप्त करने का अधिकार अनुच्छेद 14 और 15 में दिया गया है। और अवसर का अधिकार, यानी आपको नौकरी में, प्रमोशन में, हर जगह आपको जो है वो समान अवसर मिलेंगे, अनुच्छेद 16 कहता है। ये नहीं कि आप 3rd ग्रेड टीचर लगे, एक बच्चा तो लगा मुस्लिम धर्म का, एक बच्चा लगा ईसाई धर्म का और एक बच्चा लगा हिंदू धर्म का, और जब प्रमोशन की बारी आई तो ये कह दिया गया कि भाई हम तो केवल मुस्लिम बच्चे का प्रमोशन करेंगे, बाकी दोनों का नहीं करेंगे। हमारे संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। आपको सम्मान पाने का, प्रतिष्ठा पाने का समान अधिकार है। अनुच्छेद 14-15 के अनुसार आपको जो है वो अवसर वृद्धि और नौकरी के लिए समान अवसर मिलेंगे, अनुच्छेद 16 के तहत। फिर आते हैं नागरिकों के कर्तव्य। कर्तव्य हम अलग से पढ़ेंगे ही तो उसमें पढ़ लेंगे। फिर आता है संविधान स्वीकार करने की तारीख। हमने 26/11/1949 को जो है वो संविधान को क्या किया था? स्वीकार किया था। 26/1/1950 को जो है वो हमारा संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ था 26 जनवरी को। नोट लिख के एक बात कही गई है कि प्रस्तावना में लिखे गए स्वतंत्रता, समता और बंधुता शब्द जो है वो फ्रेंच क्रांति जो हुई थी 1789 to 99 के बीच, उससे प्रेरित होकर समावेश किया गया है। तो पूछा जा सकता है, हालांकि डीप क्वेश्चन है, रीट जैसे एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन फिर भी सामने था तो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आया समझ में? यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बताओ। अब चलते हैं आगे, मौलिक अधिकारों की चर्चा करते हैं। मौलिक अधिकारों की चर्चा हम फिर से कर लेंगे, कल करेंगे। ठीक है, मौलिक अधिकारों की चर्चा तो अपन करेंगे कल।
एक बार फिर से इस टॉपिक को समझ लेते हैं। हमने क्या पढ़ा अभी? भारत की उद्देशिका पढ़ी, भारत के संविधान की क्या पढ़ी हमने? उद्देशिका पढ़ी। और उद्देशिका में हमने क्या पढ़ा? उद्देशिका में हमने पढ़ा कि इसमें शब्द दिए गए हैं। कौन कौन से शब्द हैं? पहला शब्द है हम भारत के लोग, हम भारत के लोग, क्योंकि समझना बहुत जरूरी है। टॉपिक अपने चल रहे हैं, सही चल रहे हैं। एक शब्द है इसमें प्रभुत्व संपन्न, एक शब्द है इसमें समाजवादी। अब क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? भारत के मूल संविधान में समाजवादी शब्द नहीं था या था? यह आपको पता होना चाहिए, था कि नहीं था? नहीं था। तो इसको कब जोड़ा गया? इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, ठीक है? कब जोड़ा गया? इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। एक शब्द है आपका इसमें पथ निरपेक्ष, अर्थात आपका कोई धर्म नहीं है, देश का कोई धर्म नहीं है। एक शब्द है इसमें लोकतंत्रात्मक। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो यहीं से पूछे जाएंगे आपसे। ये शब्द का अर्थ मैंने आपको आज समझाने का प्रयास किया। एक शब्द है इसमें गणराज्य, गणराज्य अर्थात रिपब्लिक। एक शब्द है इसमें कि लोगों को जो है वो कुछ नागरिकों को अधिकार दिए गए हैं, जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, न्याय, है ना, न्याय का अधिकार है इसमें। एक शब्द है इसमें स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। एक शब्द है इसमें समता, समता का अर्थ है समानता। ये 9 शब्द है, ये 9 शब्द आपको याद रखने हैं, बस आपका उद्देशिका का टॉपिक पूरा हो जाएगा। और ये 9 शब्द देख लो। हम भारत के लोग अर्थात भारत के संविधान का निर्माण और अधिनियम भारत के लोगों ने अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से किया, न कि इसे किसी राजा या बाहरी आदमी ने बनाया। हम भारत के लोग अर्थात भारत के संविधान की शक्ति किस में है? हम भारतीयों में हैं। हमारे संविधान की शक्ति हम भारतीयों में है। किनमें है? हम भारतीयों में हैं। दूसरा शब्द प्रभुत्व संपन्न। प्रभुत्व संपन्न का अर्थ है कि लोगों को अपने से जुड़े हर मामले का फैसला करने का अधिकार है। यानी भारत अब किसी तरीके से किसी भी देश के अधीन नहीं है, हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, अर्थात हम पूर्णतः आजाद हैं। देखो, जब तक आप नौकरी नहीं लगोगे, है ना, नौकरी नहीं लगोगे, मान लो कथे नौकरी को लग गया तो थे के हो घरगा के अधीन हो, एक तरीके से अधीन ही हो। कभी थाने कोई भी डिसीजन लेना है तो घरगा ने पूछना पड़सी, लेकिन जब थे नौकरी लाग जासी हो, थारो ब्याह हो जासी, थारे टाबर हो जासी दो, फिर ते घरगा मुखिया बन जाओगा और मुखिया बनने के बाद सारा डिसीजन थे खुद ले होगा। हालांकि आपने अपना डिसीजन घर के सगड़ांगे सागा बैठ के राय करके लेना चाहिए, ठीक है, वो ज्यादा ठीक हो है। कई बार अपने से गलती भी हो जाए, है ना। तीसरा शब्द आता है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ यह हो गया कि समाज में जो भी हमारे संसाधन हैं उन पे सबका समान अधिकार है। और चौथा शब्द आता है पक्ष निरपेक्ष, अर्थात नागरिकों को किसी भी धर्म जाति मानने की पूर्ण स्वतंत्रता है और भारत नामक देश का कोई राजकीय धर्म जो है वो नहीं है। इसके बाद लोकतंत्रात्मक शब्द आता है, जिसका अर्थ क्या होता है कि सरकार का ऐसा स्वरूप जिसमें लोगों को समान राजनीतिक अधिकार प्राप्त है, जनता द्वारा प्रतिनिधियों को चुना जाता है। एक शब्द आता है गणराज्य। गणराज्य का अर्थ है कि भारत का जो शासन व्यवस्था है वो वंश के आधार पर नहीं है, वो किसके आधार पर नहीं है? वंशानुगत नहीं है। यहां पर वंशानुगत शासन व्यवस्था नहीं है, यहां पर जो है वो
चुनाव के आधार पर जो है वो शासन व्यवस्था है, अर्थात भारत क्या है, गणराज्य है। न्याय शब्द है, न्याय शब्द का अर्थ है कि भारत के नागरिकों को सम्मान न्याय मिलेगा, चाहे वो किसी जाति धर्म के क्यों ना हो। नेक्स्ट जो शब्द आता है वो आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता का अर्थ है कि भारत के लोगों को बोलने की, सोचने की, समझने की हर प्रकार की स्वतंत्रता है। एक शब्द आता है समता। समता का अर्थ है कि कानून के समक्ष, देखो आपने देखा होगा कि जब कोर्ट में कोई केस चला जाता है तो चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, कानून सबके लिए एक है। हमारे देश में ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि लाखों के पीछे भेज देती है। तो कानून के समक्ष ना कोई अमीर है, ना कोई गरीब है, ना कोई जाति है, ना कोई धर्म है। कानून के समक्ष सब बराबर है। यह बात हो गई सैद्धांतिक। नेक्स्ट बात आती है बंधुता। बंधुता, हम सभी ऐसे वातावरण में रहें जहां हम एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। हम भारत के लोग एक परिवार के सदस्य की तरह जो है वो निवास करते हैं। तो ये सारी बातें आपको जो है वो याद रखनी है। और इसमें दो शब्द जो है कौन कौन से, एक तो ये शब्द हो गया आपका, एक तो ये समाजवादी शब्द, और एक शब्द है आपका पथ निरपेक्ष। ये दोनों शब्द कब जोड़े गए थे? 42वें संविधान संशोधन में। 42वें संविधान संशोधन में जोड़े गए थे। कब? 1976 में। यह बात मोस्ट है जिसको आपको याद रखना है। तो उद्देशिका का टॉपिक आपका हो गया है पूरा, जिसकी पीडीएफ आपको अभी मिल जाएगी। अब टॉपिक रहा है आपके मूल अधिकारों का, जिसकी चर्चा हम करेंगे कल। तो अभी के लिए बस बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। और इन सारी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं। और जो बच्चे नए जुड़े हैं वो पहले कम से कम 5 क्लासें देखें। आप 5 क्लासें कम से कम देखिए, अलग अलग, जैसे साइको की एक क्लास देख लो, एक क्लास आप भूगोल की देख लो, एक क्लास आप जो है वो ये एसएसटी की देखो। यानी कम से कम 5-7 क्लासें देखें। फिर आपका मन करे कि हमें कंटिन्यू इस परिवार का सदस्य बनना है, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करें, टेलीग्राम चैनल पे जुड़े और इस परिवार के साथ मिलकर पढ़े। आपको किसी प्रकार की कोई फीस नहीं देनी है, किसी प्रकार की कोई राशि नहीं है। बिल्कुल सारी जो सेशन है, हमारी सारी पीडीएफ है, बिल्कुल निःशुल्क है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आपको हम पर, इस परिवार पर विश्वास होना जरूरी है। और विश्वास कब विश्वास कब होगा? कम से कम 5 से 7 क्लासें आप देखें। आपके पास समय है, अभी कोई दिक्कत नहीं है। 2-4 क्लासें देखें आप, 5-7 क्लासें देखेंगे, आपको लगे कि हाँ हमारे जम रहा है, हमें समझ में आ रहा है, तो फिर आप कंटिन्यू इसके सदस्य बने। तो अभी के लिए बस इतना ही।